अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आप तमाम लोग उम्मीद करते हैं सुन चुके होंगे। लेक्चर नंबर 2 में जिस टॉपिक से मुझे आज स्टार्ट करना है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इस डायग्राम को ज़रा समझते हैं। मेरे पास एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का नाम भी मैंने लिखा हुआ है। यानी ये जो चीज़ है मेरे पास ये है यूरेनियम 92-235, यानी यहाँ पे यू शो कर रहा है यूरेनियम को। यानी मेरे पास ये एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है और इस यूरेनियम न्यूक्लियस की जो आइसोटोप है उस आइसोटोप का नंबर भी लिखा हुआ है 92 और 235। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ देख रहे हो, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये एक न्यूट्रॉन है। यानी ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये क्या है, न्यूट्रॉन। अच्छा, अब मैंने एक काम किया, काम समझ लीजिए या शरारत समझ लीजिए। शरारत क्या करी ज़रा देखिएगा। मैंने इस न्यूट्रॉन को स्लोली मूव कराया और इस न्यूक्लियस के साथ इसको एब्जॉर्ब करा दिया। मतलब ये न्यूक्लियस ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास गया। अब ये जो आपको नज़र आ रहा था, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कलर चेंज करके मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये जो आप देख रहे थे न्यूट्रॉन, इसने इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये आइसोटोप कन्वर्ट हो गया। यानी ये यूरेनियम 235 नहीं रहा, बल्कि अब ये बन गया यूरेनियम 92-236। यानी आपने कन्वर्ट कर दिया एक आइसोटोप को दूसरा आइसोटोप में। यानी पहले ये था यूरेनियम 92-235, आपने इसको दिया एक न्यूट्रॉन। जैसे ही इसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये बन गया मेरे पास क्या, यूरेनियम 92 तो नीचे सेम रहा और ऊपर हो जाएगा मेरे पास क्या, 236। जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ यूरेनियम 92-236, ये होता है आपके पास इंतहाई अनस्टेबल। यानी ये जो आप देख रहे हो यूरेनियम 92-236, ये हद से ज़्यादा अनस्टेबल है। और अगर क्योंकि ये अनस्टेबल है तो चाहेगा फ़ौरन अपने आपको क्या करना, स्टेबल करना। यानी फ़ौरन अपने आपको स्टेबल करना चाहेगा तो ब्रेक होगा। अब ब्रेक हुआ ये दो चीज़ में, एक जो चीज़ ये इमिट करता है ये है मेरे पास बैरियम और एक है मेरे पास क्रिप्टॉन। चलो मैं पूरे नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। बैरियम इमिट करता है, साथ साथ इमिट करता है क्रिप्टॉन। यानी याद है ना, पैरेंट न्यूक्लियस ब्रेक हो गया डॉटर न्यूक्लियस में, और साथ साथ ये जो है 3 न्यूट्रॉन और इमिट करेगा। इनके नाम भी आ गए, एक है मेरे पास बैरियम और अगला है मेरे पास कौन, क्रिप्टॉन यानी Kr। अच्छा, ये गलती यहाँ पे यू नज़र आ रहा है, ये यू नहीं है बल्कि Kr है, यानी क्रिप्टॉन है, मैंने Kr करके लिख दिया। अच्छा, साथ साथ ये 3 न्यूट्रॉन और देगा। अब देखो ये जो इसने 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करे, अब आपके पास मज़ीद 3 न्यूक्लियस और मौजूद। ये 3 के 3 न्यूक्लियस, यानी ये तमाम के तमाम जो न्यूक्लियस देख रहे हो ना, ये भी 92-235 है। नीचे वाला भी यूरेनियम 92-235 है और सबसे नीचे वाला भी यूरेनियम 92 और 235 है। अब ये जो आप 3 न्यूट्रॉन देख रहे थे, ये 3 के 3 न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास गए। इन न्यूक्लियस ने ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या, इन न्यूट्रॉन्स को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद अब दोबारा इनमें यानी स्टेबल हो गए, फिर दोबारा ये इमिट करेंगे। ये देखिए तीनों ने बैरियम क्रिप्टॉन इमिट किया, और पहले वाले के 3 न्यूट्रॉन, दूसरे वाले के 3 न्यूट्रॉन और तीसरे वाले के 3 न्यूट्रॉन। अब आप अगर एक बात पे गौर करो, आपने एक न्यूट्रॉन से शुरू किया अपने रिएक्शन को, एक न्यूट्रॉन से जो आपने स्टार्ट किया था, इस न्यूट्रॉन की मदद से अब आप देखो पहले यहाँ पे आपको 3 न्यूट्रॉन मिले। इन 3 न्यूट्रॉन से अब आपको यहाँ पे कुल मिला के न्यूट्रॉन मिल रहे हैं वो 9 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। यानी आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 से 3 हुए, 3 से 9 हुए, 9 से 27 होंगे, 27 से 81 होंगे यानी 81, और फिर इसी तरीके से रिएक्शन चलता रहेगा और आपको कंटिन्यूस न्यूट्रॉन प्रोवाइड करते रहेंगे। यानी अगर आप थोड़ा सा भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लो, आपने सपोज़ करो ये थोड़ा सा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, या आपने इसको सपोज़ करो, चलो अगर मैं एक कप सा बनाऊँ, इस कप के अंदर आपने रेडियोएक्टिव एलिमेंट यहाँ पे रख दिया थोड़ा सा। इसके अंदर अगर आपने रिएक्शन कराया तो आपने पढ़ा है ना, 1 मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स होते हैं। यानी इतने सारे न्यूक्लियस मौजूद होंगे 1 मोल के अंदर। यानी अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट लेते हो तो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, और आप सिर्फ एक न्यूट्रॉन से रिएक्शन स्टार्ट करो, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। इस रिएक्शन का आप नाम क्या रखते हो, तमाम लोगों ने इस रिएक्शन को पढ़ा होगा। ये रिएक्शन मेरे पास कहलाता है फिजन रिएक्शन। अब फिजन रिएक्शन है क्या चीज़, इसकी चलो डेफिनेशन भी देखते हैं फिजन रिएक्शन की। तो फिजन रिएक्शन की डेफिनेशन आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है। फिजन का जो आप लफ्ज़ देख रहे हो, फिजन के लफ्ज़ का मतलब होता है ब्रेक होना, टू ब्रेक। अब डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखी हुई है, अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 स्मॉल न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी अगर आपका हैवी न्यूक्लियर ब्रेक होगा स्मॉलर न्यूक्लियस में तो उसको आप बोलोगे फिजन रिएक्शन।
अब इसकी जो इक्वेशन लिखी हुई है वो इक्वेशन आपके सामने, इक्वेशन पढ़ते हैं ज़रा। ये देखो, यूरेनियम 35 के साथ अगर एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होता है तो याद है ना, बीच में की स्ट्रेट आती है जिसको आप बोलते हो यूरेनियम 92 236। जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट होता है ये इंतहाई अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के साथ ये ब्रेक करता है, किस चीज़ को इमिट करता है, बैरियम को इमिट करता है, क्रिप्टॉन को इमिट करता है, और साथ साथ कितने क्या इमिट करता है, 3 न्यूट्रॉन को, और एनर्जी भी इमिट करता है। अब आप लोगों ने वो जो नाम सुना ना एटम बम का, जो आप लोगों ने नाम सुना है, ये एटम बम के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ही होता है। यानी फिजन जो एटम बम पे होता है, इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो फिजन रिएक्शन ही होता है। अब फिजन रिएक्शन की एनर्जी के बारे में, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू mc², इन एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ हीट एनर्जी। यानी ये आप जो हीट एनर्जी की वैल्यू देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए इमिट होती है, और इसको डिफरेंट यूनिट में बताया गया कि 1 kg ऑफ यूरेनियम इतनी एनर्जी जो है इमिट कर सकता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद थी तो वैल्यूज़ मैंने भी आपको बता दी, इन वैल्यूज़ को याद रखिएगा। ये तो मेरे पास था सिंपल सा फिजन रिएक्शन। अच्छा, फिजन रिएक्शन को चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर आप फिजन रिएक्शन की बात करो ना, चलो मैं पॉइंट लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि चेन फिजन रिएक्शन को आप कौन सा रिएक्शन बोलते हो, फिजन रिएक्शन को आप बोलते हो चेन रिएक्शन। अच्छा, फिजन रिएक्शन के मुतालिक एक एमसीक्यू आपके सामने है। इस एमसीक्यू को अगर आप देखोगे, एमसीक्यू को पढ़ो तमाम लोग, इस एमसीक्यू का क्या जवाब हो सकता है, जल्दी से तमाम लोग पढ़िए इस एमसीक्यू को। तो अब देखो, उसने बोला भाई चेन रिएक्शन क्यों है, तो सिंपल सी बात है, चेन रिएक्शन याद है ना आपको, पहले एक न्यूट्रॉन मिला था, फिर एक की मदद से आपको जो न्यूट्रॉन मिले थे वो 3 न्यूट्रॉन मिले थे, फिर 3 की मदद से आपको कितने मिल गए थे, आप बोलेंगे सर 3 की मदद से मिल गए थे 9 न्यूट्रॉन। यानी कंटिन्यूस वो न्यूट्रॉन प्रोवाइड करा हो। फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए ही कौन, न्यूट्रॉन ही चाहिए। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट जवाब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो करेक्ट जवाब क्या नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोडक्शन ऑफ मोर न्यूट्रॉन इन फ्यूजन। यानी इस रिएक्शन के नतीजे में आपको क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा मिलती है, कंटिन्यूस न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा मिलती है, यानी न्यूट्रॉन्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। फ्यूजन रिएक्शन को देखने के बाद अब जो मेरे पास रिएक्शन है वो है मेरे पास फ्यूजन रिएक्शन। अब फ्यूजन रिएक्शन है क्या, देखो फ्यूजन का जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है, फ्यूजन के लफ्ज़ का मतलब होता है फ्यूज़, यानी दो चीज़ों को मिलाना। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन में आपको सिंपल बताया गया कि भाई द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस में 2 लाइट न्यूक्लियाई, यानी 2 लाइट न्यूक्लियाई को अगर आप क्या कर दो, फ्यूज़ कर दो टू फॉर्म रिलेटिवली हैवियर न्यूक्लियर विथ रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। अब फ्यूजन रिएक्शन को तो आपको बता दिया सर, अगर 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाए, यानी 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर एक लार्जर न्यूक्लियाई बना लें, तो उसको आप बोलोगे फ्यूजन रिएक्शन। और इसका जो अपोजिट था वो फ्यूजन था, जो अभी आप पढ़ कर रहे हैं। फ्यूजन में क्या था कि आपका हैवियर न्यूक्लियर ब्रेक हो जाता है किसमें, स्मॉलर न्यूक्लियस में। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा। पहली जो एग्जाम्पल है मेरे पास वो है ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम इंटरेक्शन। अब इसमें कौन सी चीज़ किसको शो कर रहा है, तो ये बात मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो देखो, ड्यूट्रियम आपको याद है ना, ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसको आप लिखते हो H12 से, और ट्राइटियम आपके पास है जिसको ट्रीटियम भी आप बोलते हो, ट्रीटियम आपके पास है आइसोटोप जिसको आप लिखते हो किससे, H13 से। यानी ड्यूट्रियम ट्राइटियम का मतलब हो गया H12 और H13। अब इस डायग्राम को मैंने कुछ एनिमेशन की मदद से आपको समझाया, क्योंकि इसकी एक टाइप है रिएक्शन की जो हमारे पास बुक में मौजूद है। अच्छा, ये जो आप रेड कलर देख रहे हो, रेड कलर यहाँ पे शो कर रहा है प्रोटॉन को, और जो येलो कलर देख रहे हो ये यहाँ पे शो कर रहा है किसको, न्यूट्रॉन को। यानी रेड कलर शो कर रहा है प्रोटॉन, येलो कलर शो कर रहा है न्यूट्रॉन। आपने ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये ड्यूट्रियम है, ये ऊपर वाला आप देख रहे हो ये ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम कैसे पता चला, क्योंकि आप देखो ना इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद है, यानी H12। यानी ऊपर वाला जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये टोटल आप देखो, टोटल 2 लिखा हुआ है ना। तो आप देखो पहली वाली डायग्राम में आपको सिर्फ 2 चीज़ें नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये ड्यूट्रियम है। जबकि इस वाली डायग्राम में देखो आपको 3 चीज़ें नजर आ रही हैं। 3 चीज़ों का मतलब सर ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ट्राइटियम हो गया। इन दोनों को मैंने आपस में फ्यूज़ किया। जब इन दोनों को फ्यूज़ किया तो फ्यूज़ करने के बाद रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद आपको ये जो चीज़ मिली, ये आपको मिला हीलियम न्यूक्लियस, जिसको आप अल्फा पार्टिकल भी बोलते हो। चैप्टर नंबर 19 का पार्ट नंबर 1 पढ़ा है ना आपने, ये कहलाता है मेरे पास हीलियम न्यूक्लियस, जिसको मैंने H लिखा है He24 से। और ये जो चीज़ मिली मुझे क्या मिला, न्यूट्रॉन मिला। तो ये जो रिएक्शन हुआ ना, इस रिएक्शन को ज़रा देखिएगा, आपको मैंने इक्वेशन की सूरत में लिख के दिखाया कि भाई ये जो चीज़ है मेरे पास, ये है ड्यूट्रियम। आपने अगर कंबाइन किया किस किस को, आप बोलेंगे सर अगर हमने कंबाइन किया ड्यूट्रियम और ट्राइटियम को, या ट्रीटियम भी जिसको आप बोलते हो, तो हमें जो चीज़ मिलती है वो क्या मिलता है, अल्फा पार्टिकल मिलता है। और साथ साथ हमें जो चीज़ मिलती है वो कौन है, हमें मिलता है न्यूट्रॉन।
और Q का मतलब है हमें यहाँ पे कौन मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस इक्वेशन को याद रखना। इक्वेशन आपसे टेस्ट में पूछ सकता है एमसीक्यू के अंदर, भाई अगर ड्यूटेरियम ट्राइटियम इंटरेक्शन होता है तो आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या मिलता है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन मिलता है। इसी तरीके से जो मेरा अगला रिएक्शन है ये है मेरे पास ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम इंटरेक्शन। अच्छा, फिर दोबारा जो ऊपर वाला येलो कलर है ये तो यहाँ पे शो कर रहा है न्यूट्रॉन को, जबकि नीचे वाला रेड कलर है ये यहाँ पे शो कर रहा है किसको, प्रोटॉन को। आपने दो ड्यूटेरियम को कंबाइन किया, ड्यूटेरियम का मतलब हो जाएगा H12 दोनों को अगर कंबाइन करते हो तो क्या होता है, ज़रा देखिएगा। आपने दोनों को कंबाइन किया, रिएक्शन हुआ, आपको एनर्जी मिलेगी। और साथ साथ जो चीज़ आपको मिली, अब ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, लिख के भी दिखाते हैं भाई। ये देखो, आप अगर दो ड्यूट्रियम को कंबाइन करते हो, ये आपके पास फर्स्ट ड्यूट्रियम, ये रहा आपके पास सेकंड ड्यूट्रियम। अगर आप दोनों ड्यूट्रियम को कंबाइन करते हो तो जो चीज़ आपको मिलती है वो क्या मिलता है, आपको ट्राइटियम मिलता है, जिसको आप ट्रीटियम भी बोलते हो। और साथ साथ आपको एक और चीज़ मिल रही है जिसको आप बोलते हो क्या, जिसको आप बोलते हो प्रोटॉन। यानी ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये आपको प्रोटॉन मिल रहा है, और ये जो चीज़ आपको मिली वो क्या मिला, ट्राइटियम मिला। तो अब आप देखो, ये आपको रिएक्शन याद रखना। और ये क्यू तो आपको पता है सर, ये क्यू है मेरे पास एनर्जी। तो सेकंड रिएक्शन मैंने आपको बता दिया सर, सेकंड रिएक्शन जो है मेरे पास है ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम इंटरेक्शन। और ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम इंटरेक्शन के रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है ट्राइटियम, और साथ साथ एक प्रोटॉन मिलता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। इन सारी बातों को देख के अगले टॉपिक पे अगर मैं आगे बढ़ूँ, अच्छा अगले टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको वैल्यूज़ बताना चाह रहा था। आपके पास दो तरह के रिएक्शन हो गए। एक रिएक्शन तो हो गया मेरे पास फ्यूजन रिएक्शन, और एक रिएक्शन हो गया मेरे पास कौन सा रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। यानी दो तरह के रिएक्शन है, एक है मेरे पास फ्यूजन रिएक्शन, एक है मेरे पास फ्यूजन रिएक्शन। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है, अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है, तो जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो है आपके पास फ्यूजन रिएक्शन। आप सोचोगे सर फ्यूजन रिएक्शन ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, तो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो होता है किसके अंदर, एटम बम के अंदर, एटम बम के अंदर मौजूद होता है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन जो है मौजूद होता है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। और आप लोगों ने नाम भी ज़रूर सुने होंगे सर, हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में हमने सुना है कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ मोर डेंजरस दैन द एटम बॉम्ब। अच्छा, इसकी एनर्जी की वैल्यूज़ भी अगर आप देखोगे, क्योंकि इसमें आप यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हो, और यूरेनियम का जो साइज़ होता है एटम का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यानी यूरेनियम का एटम का साइज़, सपोज करो अगर यूरेनियम के एटम का साइज़ ये है, तो आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम का साइज़ है ना वो इतना सा होता है। यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो है साइज़ में भी छोटा होता है आपके पास, उसका अगर आप मास इफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो वो एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू करके बता रहा हूँ। और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो होता है किसकी मदद से, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की मदद से होता है। तो आप एमसीक्यू में अगर आपसे बोले ना विच वन इज़ मोर डेंजरस, तो आप आसानी से जवाब लगा सकते हो सर फ्यूजन रिएक्शन इज़ मोर डेंजरस दैन द फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद जो आप छोटी छोटी सी कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन जो मुझे आप लोगों को बतानी, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल तो इसका आता नहीं है। डेफिनेशन मेरे पास है मास इफेक्ट की। मास इफेक्ट को पढ़ लीजिए, मास इफेक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको अगर मास इफेक्ट आसान करके समझाऊँ तो ज़रा देखिएगा। सपोज़ कीजिए आपके पास एक बॉक्स था, आपने इस बॉक्स के अंदर कुछ बॉल्स को प्लेस किया। सपोज़ करें ये 3 बॉल्स को आपने प्लेस किया, सही। इसमें से हर बॉल का जो मास था, यानी हर बॉल का जो मास था वो था कितना ग्राम, 10 ग्राम। इसका दूसरी बॉल का मास भी होगा 10 ग्राम, तीसरी बॉल का मास भी होगा कितना ग्राम, 10 ग्राम। अब इनका अगर आप अलग अलग करके मास ऐड करते हो, 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम, तो मास हो जाएगा आपके पास कितना ग्राम, 30 ग्राम हो जाएगा, सही। ये तो आपने मास कैलकुलेट किया, सही है, कैलकुलेट किया। अब आपने इसके मास को मेजर किया, सही है। मेजर किया क्या मतलब, आप एक फ़िज़िकल बैलेंस लेकर आए, जिसको आप डिजिटल बैलेंस भी बोलते हो। डिजिटल बैलेंस होता है ना, दुकान, अक्सर दुकान की शॉप पे रखा हुआ होता है। आपने इस फिज़िकल बैलेंस के अंदर इस बॉक्स को प्लेस किया। जब आपने इस बॉक्स को रखा तो वही बॉल जो मौजूद हैं, तो इसने जो इसका मास बताया वो इसने इसका मास बताया 29.8 ग्राम, सही। आपने अलग अलग करके मास निकाला, वो अलग अलग करके जो मास निकाला वो मास निकाला कितना ग्राम, 30 ग्राम। अच्छा, 30 ग्राम के बाद अब इसने अगर आपने इसको मेजर किया तो उसने आपको मास बताया कितना ग्राम, 28 ग्राम। अब देखो मास की वैल्यू के अंदर क्या आ गया, आपके पास डिफरेंस आ गया।
अब ये जो डिफरेंस है ये तो मैंने बहुत कॉमन सी एक एग्जाम्पल ली है। अब यही एग्जाम्पल जो है ना यहाँ पे आपके पास एटम से रिलेटेड है। अब ज़रा पढ़ते हैं इसको। इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ अ सेंसिटिव मास स्पेक्ट्रोग्राफ दैट द मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? हर वो चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है वो न्यूक्लियॉन कहलाती है, यानी प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो तो ये न्यूक्लियॉन कहलाता है। अब आपने यही काम किया था। सपोज़ करो आपके पास एक एटम था, ये एटम मौजूद है, इस एटम के अंदर प्रोटॉन मौजूद होंगे, 4 प्रोटॉन मौजूद हैं सपोज़ करो, और 4 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। आपने इसको रखा, आपने इसका अलग अलग करके मास कैलकुलेट किया और आपने एक दफ़ा इसका मास स्पेक्ट्रोग्राफ से टोटल मास निकाला। अब वो जो आपने मास निकाला दोनों में अगर डिफरेंस आया तो वो जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कहलाता है आपके पास क्या? मास डिफेक्ट कहलाता है। आपने इसके न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे, याद होगा इसके न्यूमेरिकल इसमें मौजूद था आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलग अलग करके मास निकाले थे, फिर आपको एक्चुअल मास दिया हुआ था, उसमें से आपने डिफरेंस किया था। तो क्योंकि डेफिनेशन सिंपल सी एक मौजूद है तो आपको डेफिनेशन से पता होनी चाहिए कि मास का जो डिफरेंस होता है उसको आप मास डिफेक्ट बोलते हो। अब ये मास डिफेक्ट किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, डिफेक्ट आता क्यों है, असल बात ये है, तो इसके ऊपर ज़रा चलते हैं। अब जो चीज़ लिखी है वो लिखी हुई है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को भी पढ़िएगा ताकि मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी समझा सकूँ जल्दी से। बाइंडिंग एनर्जी में आपके पास लिखा भाई, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मास ऑफ द न्यूक्लियस, दिस डिफरेंस ऑफ मास इज। अच्छा, अब आपको याद है ना आपके न्यूक्लियस के मास के अंदर डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को आपने बोला था क्या? मास डिफेक्ट। अभी आप पीछे डेफिनेशन पढ़ का है मास डिफेक्ट। अच्छा, इस मास डिफेक्ट को लिखते हो किससे? डेल्टा एम से। अब ये मास डिफेक्ट जो है ये किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, तो अब आपको डेफिनेशन में यहाँ से बता रहा है, दिस डिफरेंस ऑफ मास इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन जो है आपके पास आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये जो मास डिफेक्ट है ये इन न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होगा। दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है, सपोज करो ये मेरे पास एक एटम का न्यूक्लियस मौजूद है, इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ प्रोटॉन भी मौजूद है, सही है। ये सपोज करो ये प्रोटॉन मौजूद है। मैं बहुत सिंपल सी डायग्राम बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसे नजर आए प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सपोज करो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर। आप देखो ना, पॉजिटिव मौजूद है तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेंगे उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, वरना तो ये एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। इतने सारे पॉजिटिव मौजूद हैं, प्रोटॉन मौजूद है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनको रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए, बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। वो जो एनर्जी है वो एनर्जी कहलाती है आपके पास कौन सी एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। टू होल्ड न्यूक्लियॉन, उन न्यूक्लियॉन को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को आप बोलते हो क्या? बाइंडिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसकी जो वैल्यू लिखी हुई वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये AMG एटॉमिक मास यूनिट को शो कर रहा है। अच्छा, AMG को आप ऐसे भी लिखते हो, आप अक्सर लिखा हुआ देखोगे AMG को ना, सिर्फ U के सिंबल से भी आप लिखा हुआ देखोगे। अक्सर MCQs में आपको U के सिंबल से नज़र आएगा, तो वहाँ घबराइएगा नहीं, MCQ पढ़ के समझ जाइएगा कि AMG और U एक ही चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी के बाद जो तीसरी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है वो है पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन है क्या? पैकिंग फ्रैक्शन इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। अब इसका मतलब क्या है? सपोज़ करो आपके पास यहाँ पे 2 प्रोटॉन मौजूद हैं और 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं, सही है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब मैंने बोला भाई इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी है मेरे पास कितनी? 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सपोज कर रहे हैं मैंने एक सिंपल सी मैंने वैल्यू बताई है, 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सही। अब मुझे बताओ इसमें न्यूक्लियॉन कितने मौजूद हैं? आप बोलेंगे सर न्यूक्लियॉन तो 4 हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब अगर आप इस बाइंडिंग एनर्जी को इस टोटल तादाद से डिवाइड कर दो, टोटल तादाद कितनी है? आप बोलेंगे सर टोटल तादाद है मेरे पास 4, सही। आपने बोला सर 40 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल करा, आंसर आ गया 10। अब ये जो एनर्जी आई है वो एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी आई, यानी एक जो आपको नज़र आ रहा है ना, सिर्फ एक न्यूक्लियॉन, इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी है मेरे पास कितनी? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है ये एनर्जी कहलाती है पैकिंग फ्रैक्शन। अब डेफिनेशन पढ़ो ना क्या लिखी हुई है, पैकिंग फ्रैक्शन इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, यानी एक न्यूक्लियॉन की अगर आप बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो वो एनर्जी कहलाएगी पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी को ये जो नज़र आ रहा है ये इसका कहलाता है कौन? एटॉमिक
मास, और आपने पढ़ा है ना एटॉमिक मास में प्रोटॉन भी होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियन तो दोनों कहला रहे हैं ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर दोनों मौजूद है, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी। तो ये एटॉमिक मास कहला रहा है, ऊपर जो Be लिखा है ये कहला रहा है मेरे पास कौन, बाइंडिंग एनर्जी। और जबकि आप जो Pf देख रहे हो ये Pf क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है। तो अगर इस तरह का MCQ आए ना, ये MCQ अक्सर आ जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है पैकिंग फ्रैक्शन बता दो, तो कुछ भी नहीं करना, बाइंडिंग एनर्जी को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना और आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा किसका, पैकिंग फ्रैक्शन का। तो ये मेरे पास दूसरा टॉपिक था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। इसके पास लास्ट टॉपिक है मेरे पास, अच्छा जी, एक MCQ भी मौजूद है मास इफेक्ट से रिलेटेड, मास इफेक्ट का MCQ पढ़ लेते हैं। MCQ में आपसे बोला गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एटम रेफर्स टू डैश। अच्छा, अब याद है ना आपको, आपको कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट था। मास इफेक्ट क्यों था, क्योंकि आपको याद है अपने न्यूक्लियस के अंदर आपको इनको होल्ड करने के लिए, इन न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी को आप बोलते हो कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर मेरे पास, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू mc², यानी इसके लिए आपको क्या चाहिए, मास डिफेक्ट चाहिए। अब इसको उल्टा पढ़ो, मास डिफेक्ट की मदद से है बाइंडिंग एनर्जी, यानी बाइंडिंग एनर्जी है यानी उन न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए। अब ज़रा पढ़ो मास डिफेक्ट, अगर आप इसका ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, मास डिफेक्ट जो है मास एनाहिलेटेड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियर। अच्छा, ये एनाहिलेटेड का जो मतलब होता है ना, एनाहिलेटेड का लफ्ज़ आपने चैप्टर नंबर 17 में भी पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 17 में अगर आपको बताऊँ एनाहिलेशन होती क्या चीज़ है, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। एनाहिलेशन, एनाहिलेशन का मतलब होता है कि अगर आप मास को कन्वर्ट करो एनर्जी के अंदर तो वो चीज़ कहलाती है एनाहिलेशन। चैप्टर नंबर 17 के लेक्चर नंबर 3 में मैंने आप लोग को पढ़ाया है एनाहिलेशन यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो अब देखो, मास एनाहिलेटेड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बाइंड एन न्यूक्लियस, यानी मास इफेक्ट जिस चीज़ को रेफर कर रहा है वो बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मास इफेक्ट उसमें मौजूद होता है। ये MCQ था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब देखो, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन इसका कोई सेंस नहीं बन रहा जवाब का, इनएक्यूरेट मेजरमेंट भी नहीं और डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी नहीं, यानी सिंपल सा जवाब इसका बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। इसके बाद जो मेरे पास लास्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, क्या काम करता है, तो उसके बारे में ज़रा छोटी सी स्टडी कर लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। इसकी आपको वर्किंग तो नहीं आनी चाहिए, वर्किंग इससे पूछी नहीं जाती, इसके अंदर जो खास खास चीज़ें मौजूद हैं ये आपको पता होनी चाहिए। डायग्राम मैंने आपकी स्लाइड में ऐड कर दी है, डायग्राम आप देख लीजिए, इस पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ क्या इस्तेमाल करती है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन ज़रा पढ़िएगा, क्या लिखी है। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको बताया गया न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ द डिवाइस, ऐसी डिवाइस वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज कैरिड, यानी वो जगह जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस किया जाता है इन अ कंट्रोल्ड मैनर फॉर पीसफुल पर्पस। अच्छा जी, अब याद है ना फ्यूजन रिएक्शन के अंदर आपको न्यूट्रॉन्स कंटिन्यूसली मिल रहे होते हैं, यानी वो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स आपको कंटिन्यूसली मिल रहे होते हैं, यानी उसको आप रोक नहीं सकते, जब भी तो वो याद है ना वो रिएक्शन कहलाता है। कौन सा रिएक्शन, चेन रिएक्शन, यानी उसको आपको कंट्रोल मैनर में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बस रिएक्शन करके छोड़ दिया, वो तो बंदा हमेशा चलता रहेगा। तो कंट्रोल मैनर का मतलब है कि उसको आप कंट्रोल कर सको फॉर पीसफुल पर्पस। पीसफुल पर्पस का मतलब क्या है कि आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो या कोई इंडस्ट्री उससे चलाओ, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, यानी ये नहीं कि आप उससे बम कोई किसी एटम बम वगैरह कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो, नहीं, बल्कि पीसफुल पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर दो, या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली टर्म मैंने आपके सामने लिखी न्यूक्लियर फ्यूल। अब ये न्यूक्लियर फ्यूल है क्या, तो देखो ज़रा, वो फ्यूल यानी जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे, तो उसमें लिखा हुआ आपके पास अ मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द फ्यूजनेबल आइसोटोप इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फ्यूल। अब देखो, हर आइसोटोप फ्यूजनेबल नहीं होता, यानी यूरेनियम का अगर आप देखोगे ना, यूरेनियम 92, इसके बहुत सारे आइसोटोप है, सपोज करो 234 है, ये फ्यूजनेबल नहीं है, यानी आप ये फ्यूजन रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के आइसोटोप हैं, उसमें से कुछ फ्यूजनेबल होते हैं, यानी जिसमें फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। तो जिनमें फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है वो कहलाता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल। और जो कन्वेंशनल का मतलब होता है रिवायती, जो आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें जो फ्यूजन जो लिखा हुआ आपके पास आइसोटोप लिखे हैं वो है यूरेनियम या फिर पी यानी पोलेनियम आपके पास इस्तेमाल होता है। तो ये दो तरह के आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल आपके पास इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ लिखी हुई है मॉडरेटर। अब ये मॉडरेटर करता क्या है, अब याद है ना आपको, आपके पास वो जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कराना था, क्योंकि ये
मौजूद था मेरे पास यूरेनियम 92 235, ये आपके पास स्टेबल होता है। आप चाह रहे थे यूरेनियम कन्वर्ट हो जाए किस में, यही जो यूरेनियम है ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट हो जाए यूरेनियम 92 236, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात समझाई है ना, आपके पास जो रिएक्शन है फ्यूजन रिएक्शन, तो 235 को आप कन्वर्ट करना चाह रहे थे 236 में। तो अब आप देखो उस न्यूट्रॉन को आपको इसके साथ क्या करना है, एब्जॉर्ब करा रहा है। अब शर्त ये है कि ये न्यूट्रॉन भी तो स्लो हो ना, अगर ये न्यूट्रॉन तेजी से गुजर जाएगा तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, यार इस न्यूट्रॉन को स्लो करना है। अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखी हुई है मॉडरेटर में आपके पास लिखा हुआ है ना, अ मटेरियल इज यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, यानी वो मटेरियल जो न्यूट्रॉन को स्लो करता है उसको आप बोलते हो मॉडरेटर। अब मॉडरेटर कौन यूज होता है, इट इज ऑफ जनरली लो एटॉमिक नंबर, हैवी वाटर इस्तेमाल हो सकता है, ग्रेफाइट इस्तेमाल हो सकता है, बेरिलियम इस्तेमाल हो सकता है या फिर लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल हो सकती है गुड मॉडरेटर के तौर पर। तो अब आप एमसीक्यू के लिए सारी छोटी छोटी सी बातें याद रखोगे कि भाई मॉडरेटर के तौर पे आपके क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, तीसरी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है इसके अंदर वो नज़र आ रहा है कूलेंट। अब कूलेंट क्या है, द सब्सटेंस ऑफ हाई स्पेसिफिक एनर्जी दैट टेक अवे हीट एनर्जी फ्रॉम द कोर टू द टर्बाइन वेयर हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सपोज करो आपने हीट एनर्जी, या आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, आपने इसके अंदर हीट एनर्जी बनाई। चलो मैं सिंपल करके अपनी बात समझाऊंगा न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। ओके, सपोज करो आपके इसके पास यहाँ पे आपके पास जो है वाटर मौजूद था, सही, ये सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी, ये वाटर मौजूद है। आपने इसमें से क्या किया, आपने इस न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट किया, इसमें रिएक्शन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, क्योंकि याद है ना आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हीट प्रोड्यूस हुई यानी इस वाटर का टेम्परेचर राइज हो गया, अब ये बन गया स्टीम। इस स्टीम को आपने इस टरबाइन में से फ्लो कराया। अब टरबाइन में जब फ्लो की तो जाहिर सी बात है इस टरबाइन को क्या कराएगी, रोटेट कराएगी। जैसे अक्सर होता है ना आपके पास, आपने विंड टरबाइन देखी होगी। विंड टरबाइन अक्सर विंड टरबाइन में आपने क्या होता है कि बाहर अक्सर टरबाइन ऐसी लगी हुई होती हैं, बना के दिखा देते हैं आपको। इस तरह की टरबाइन लगी हुई होती है जो एयर की मदद से रोटेट कर रही होती हैं और जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको टरबाइन को रोटेट कराना होता है, सही है। तो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस करी, उस हीट को अब आपने ट्रांसफ़र कराया, अब आपने किसी तरीके से उसको मूव कराया कहाँ तक, टरबाइन तक। तो जिस चीज़ के ज़रिए से अब आपने वाटर को इस्तेमाल किया ना, तो वो जो चीज़ है वो आपके पास कहलाएगा आपका कूलेंट। यानी अब देखो ज़रा क्या लिखा हुआ, द सब्सटेंस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट दैट टेक अवे हीट एनर्जी फ्रॉम द कोर टू द टरबाइन, यानी वो चीज़ जो कोर से हीट एनर्जी को लेके जाए कहाँ तक, कोर से मूव करा के हीट एनर्जी को लेके जाए टरबाइन तक, उस चीज़ को आप बोलोगे कूलेंट। क्योंकि आपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और आपने हीट प्रोड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन कराया, तो ऐसी चीज़ कहलाती है आपके पास कूलेंट। ये मैंने बहुत सिंपल करके वर्किंग बताई है, मतलब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर अगर पढ़ाता हूँ ना पूरे एक लेक्चर में, पूरे एक क्लास में मैं अपने सेकेंड ईयर में पढ़ाता हूँ, मैं बहुत शॉर्ट करके आपसे बात कर रहा हूँ। कंट्रोल मटेरियल, अब कंट्रोल मटेरियल आपको याद है ना, रिएक्शन होता है, एक न्यूट्रॉन से आपके पास 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, 3 से आपको 9 न्यूट्रॉन मिलता है। अब इसको कंट्रोल भी तो करना है, वरना रिएक्शन तो अनलिमिटेड चलता रहेगा। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। द डिवाइस विच कंट्रोल द न्यूक्लियर फ्यूजन बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको आप कंट्रोल मटेरियल बोलते हैं। इसमें कौन कौन है, कैडमियम है, एन एलॉय ऑफ सिल्वर, इंडियम, कैडमियम, बोरॉन एटसेट्रा द बेस्ट कंट्रोल मटेरियल। इनके नाम आपको लाजमी पता होने चाहिए, क्योंकि नाम अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं आपसे, कंट्रोल मटेरियल कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं। या तो आपको ऑप्शन में कैडमियम दे देगा, सिल्वर, इंडियम, कैडमियम अलॉय दे देगा, या फिर आपको बोरॉन दे देगा, कोई भी चीज़ आपको बोल सकता है। और लास्ट जो चीज़ें मेरे पास शील्डिंग है, शील्डिंग मतलब आपको प्रिवेंट करना है। सपोज करो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके अराउंड आप शील्डिंग करते हो कि कोई भी जो है न्यूट्रॉन वगैरह या कोई भी हीट एनर्जी, एक्सेसिव हीट वगैरह कोई भी चीज़ इससे बाहर ना जाता है, क्योंकि आपको सराउंडिंग भी सेव करना है। तो इसको शील्डिंग प्रॉपर की जाती है ताकि एक्सेसिव हीट भी प्रोड्यूस हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो लिखा हुआ है शील्डिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट एंड द लाइफ फ्रॉम द हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि इस रिएक्शन के जरिए से आपको रेडिएशन मिलती हैं। आमतौर पर रेडिएशन जो आप लोगों ने पढ़ी ना, रेडिएटिव रेडिएशन, जो इंसान के लिए आमतौर पर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये कुछ मेन सी बातें थी मैंने आप लोगों को समझाई। अगर आप देखो 5 चीज़ों के मैंने नाम आप लोगों को पढ़ाए, जो 5 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक है आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल, सेकंड है आपके पास मॉडरेटर, थर्ड नंबर पे जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी वो है कूलेंट, और फोर्थ नंबर पे जो आप लोगों ने पढ़ा वो है मेरे पास कंट्रोल मटेरियल, और फिफ्थ नंबर पे जो आप लोगों ने पढ़ा वो है मेरे पास कौन, शील्डिंग है।
अब इसके बाद कुछ और मज़ीद बातें जो आप लास्ट में जो आप खुद अब आपको सेल्फ स्टडी करनी है, मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। अच्छा, एमसीक्यू में आपसे बोला गया था कंट्रोल रॉड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज मेड ऑफ डैश। तो अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था भाई, कंट्रोल रॉड जो इसमें इस्तेमाल होती हैं वो किस चीज़ की इस्तेमाल होती हैं, कैडमियम की इस्तेमाल होती है। तो मेरे ख्याल में तो अब आप लोग के लिए एमसीक्यू बड़ा आसान हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को कि कंट्रोल रॉड जो इस्तेमाल करते हो वो किस चीज़ की, कैडमियम की इस्तेमाल करते हो। इसके बाद एक रिएक्टर कहलाता है जो है ब्रीडर रिएक्टर। अब ये ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है, क्या होता है ब्रीडर रिएक्टर, ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा। द प्रोसेस इन विच अ नॉन फिजिबल अबंडन आइसोटोप यूरेनियम 92 to 38। अब देखो हमारे पास जो फिजनेबल आइसोटोप है, फिजनेबल आइसोटोप है वो है यूरेनियम 92 to 35, यानी ये फिजन रिएक्शन कर सकता है। अब इसकी जो तादाद है ना अर्थ के अंदर, ये 1% के करीब है, सही है। और मेजॉरिटी जो है वो ये है 92 to 38, यानी मेजॉरिटी ये परसेंट है, यानी वो 1% है। बाकी जो परसेंटेज है मेजर जो पोर्शन है वो इसका है। यानी अर्थ के अंदर अगर इतना सा फिजनेबल है तो इतना सारा जो जगह है वो आपके पास नॉन फिजनेबल है, जो आपको फिजन रिएक्शन नहीं कर सकता। अब आप चाहोगे यार इसको कन्वर्ट कर दो, तो फिजनेबल रिएक्शन, फिजनेबल मटेरियल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, यानी अगर आप किसी नॉन फिजाइल मटेरियल को कन्वर्ट कर दो किसमें, फिजाइल न्यूक्लियस में, जैसे आप इसको कन्वर्ट करते हो पोलेनियम 94 to 39 में, तो इस चीज़ को आप बोलते हो ब्रीडिंग। और जिसके अंदर ये आप करते हो रिएक्टेंट कंडक्टिंग ब्रीडिंग, यानी जिस रिएक्टर के अंदर आप ये चीज़ करते हो उसको आप बोलते हो ब्रीडर रिएक्टर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ब्रीडर रिएक्टर कि भाई आप किसी नॉन फिजाइल को कन्वर्ट कर दो किस में, फिजाइल न्यूक्लियस में, यानी फिजलेबल न्यूक्लियस में, तो इस चीज़ को आप बोलोगे ब्रीडर, या इसको आप बोलते हो ब्रीडिंग। और जिस रिएक्टर के अंदर आप करते हो उसको आप बोलते हो ब्रीडर रिएक्टर। अच्छा, अब इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूँ जो आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कीजिएगा। छोटे छोटे से पॉइंट लिखे हुए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इन पॉइंट पे कोई खास समझाने वाली बात है नहीं, अगर कोई बात हुई तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको स्लाइड्स के अंदर दिखा रहा हूँ और आपको स्लाइड PDF की सूरत में प्रोवाइड भी कर दी जाएंगी, तो आप इसको देख लीजिए। सिर्फ कि कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके सामने, इन पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी कुछ वैल्यूज़ वगैरह लिखी हुई, इक्वेशन लिखी हुई, आसान आसान सी बातें। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हो या स्लाइड्स के अंदर पढ़ सकते हो। बाकी कुछ ही आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए, इन पॉइंट्स को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन सा रिएक्टर क्या होता है। सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पहुँच के आपका चैप्टर नंबर 19 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। फिज़िक्स अब आप लोगों की तकरीबन कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 19 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अच्छा, चैप्टर नंबर 20 आप लोग को सेल्फ स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 20 में कोई ख़ास बातें नहीं है, आप इसको सिर्फ खुद पढ़ लीजिएगा। आप लोगों के पास कोई भी नोट्स मौजूद हो और अगर नोट्स ना हो तो मुझसे आप मांग सकते हैं। यहाँ पहुँच के चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए। एप्टीट्यूड फिजिक्स तकरीबन कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोग को तमाम बातें क्लियर होंगी। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।